बिफोर यू स्टार्ट दिस चैप्टर, इस चैप्टर के जो नोट्स है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, ये नोट्स मैंने अपने ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाल दिया है। आप ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप का नाम भी यहाँ पे टॉप कॉर्नर में आपको दिख रहा है, अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड। आप प्ले स्टोर में जाओ और ये ऐप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। इस नोट्स को और इस वीडियो को, अगर आपको चैप्टर समझ में आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा and enjoy watching this video. Hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are moving to the third chapter of our ISC Business Studies Class 11. ठीक है, चैप्टर का नाम है Forms and Types of Business Organization। दो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। We saw sole proprietorship and we saw partnership in the previous chapter। इस चैप्टर में हम लोग दो और फॉर्म्स देखेंगे। एक रहेगा कॉर्पोरेट और दूसरा रहेगा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। तो हम लोग सबसे पहले कंपनी, जिसे आप जॉइंट स्टॉक कंपनी पूरे अगर बोलना है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज समझना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे? देखो, आपने देखा होगा अगर आपके आसपास में किसी ने बहुत महंगी गाड़ी खरीदी है, कोई बिजनेसमैन ने सपोज BMW की गाड़ी खरीदी है, आप उससे जाके पूछना कि सर आपने ये जो गाड़ी खरीदी है ये क्या आपके नाम से खरीदी है? तो वो बोलेगा नहीं, डेफिनेटली बोलेगा नहीं। जो भी बहुत रिच लोग होते हैं ना, वो प्रॉपर्टीज अपने नाम से नहीं खरीदते हैं, वो अपनी कंपनी के नाम से खरीदते हैं। तो अगर किसी ने महंगी गाड़ी खरीदी है, BMW लेवल की गाड़ी खरीदी है, तो वो अपने नाम से नहीं खरीदते हैं, वो हमेशा कॉर्पोरेट अपने कंपनी के नाम से खरीदते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने नाम से खरीदने में बहुत सारे लीगल एंड फाइनेंशियल डिसएडवांटेजेस होते हैं। वो आप अभी नहीं समझेंगे, लेटर ऑन जब आप टैक्स की पढ़ाई करेंगे ना, सीनियर लेवल पे जाके कॉलेज में, या फिर आप जब CA वगैरह करोगे, तो जब आप टैक्स की पढ़ाई करोगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि अपने नाम से कोई भी बड़ी एसेट खरीदने से, कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी या महंगी प्रॉपर्टी, गाड़ी एक महंगी प्रॉपर्टी है, खरीदने से कुछ फाइनेंशियल एंड लीगल डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसीलिए जो रिच लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, जो जल्दी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो कोई भी चीज अपने नाम से नहीं करते, वो अपनी कंपनी के नाम से करते हैं। आपको भी आगे जाके लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको ये सब ट्रिक समझनी पड़ेगी। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप सिर्फ फीचर्स और मेरिट डीमेरिट लर्न करने वाले स्टूडेंट नहीं बनो। ये चैप्टर आपको कितना मार्क्स देके जाएगा? 10-12 मार्क्स देके जाएगा। क्या करोगे 10-12 मार्क्स का लाइफ में? तो 10-12 मार्क्स के पीछे मत भागो। आपको एक बहुत बड़ी चीज मैं आगे के लिए बता रहा हूं, अभी ध्यान रखना। अभी बहुत सारी चीज आपको वो वाली समझ में नहीं आएगी, टैक्स सेविंग, बट समझ के रखो कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ 10-12 मार्क्स की नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस करोड़ ऑफ रुपीस की है आगे जाके। तो अगर आपको आगे जाके बड़ा बनना है, लोग सोचते हैं, हर कोई सोचता है कि मुझे आगे जाके बड़ा बनना है, बट कैसे? तो उसका एक बेसिक स्टेप आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कॉमर्स के फुल सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। आगे जाके लाइफ में अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको बिजनेस कॉर्पोरेट बन के करना पड़ेगा। आप हर किसी नॉर्मल रैंडम पीपल के जैसा हर चीज अपने नाम से नहीं कर सकते। आपको स्मार्ट एंड रिच लोगों के जैसा अगर बनना है तो ये चैप्टर सीखना पड़ेगा। और लाइफ में जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज आप आगे जाके खरीदोगे तो इस फॉर्म के थ्रू करना पड़ेगा, आपको कंपनी के थ्रू करना पड़ेगा। There are a lot of things which an individual like me and you are not allowed to do, but there are a lot of things which corporates are allowed to do. तो इसीलिए ये चैप्टर समझना सिर्फ 10-12 मार्क्स के लिए नहीं, ये चैप्टर समझना आगे की लाइफ के लिए जरूरी है। अभी के लिए बस इतना बता रहा हूं। अगर आप समझदार हैं तो अब इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो हम लोग इसको पार्ट्स में करेंगे, बट लेंदी इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मार्क्स वाइज भी ठीक है, 10-12 मार्क्स का आ जाएगा, लेकिन लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
तो आइए समझते हैं कॉर्पोरेट या कंपनी का मतलब क्या होता है। अब देखो यहां पे लिखा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स लेते हैं, तो जब पढ़ते हैं ना जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो वो हमेशा जॉइंट स्टॉक कंपनी करके बोलते हैं। ऐसे मार्केट में नहीं बोला जाता, ठीक है। नॉर्मल बोलचाल में हम लोग सिर्फ कंपनी बोलते हैं, ठीक है। मैं जब पहली बार पढ़ाना शुरू किया था, अब मैं भी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आया था, 2018-19 की बात है। तो जब मैं पहली बार पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने कंपनी वर्ड यूज किया। तो एक बच्चा बैठा हुआ था सामने, ठीक है, बहुत स्मार्ट, ठीक है, वो बोलता है, उसे लगा कि मैंने गलत बोला, ठीक है, मैंने बोला कंपनी, वो मुझे बोलता है सर कंपनी नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, मैंने बोल दिया अच्छा ठीक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर पढ़ाते पढ़ाते मैंने फिर एक बार बोला, ठीक है, कि कंपनी की मेरिट्स करते हैं, वो बोलते सर कंपनी नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो देखो क्या है ना कि वो बच्चा है, ठीक है, उसको पता नहीं है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी ये हर बार नहीं बोलते। मार्केट में अगर आप जाओगे मार्केट में और मार्केट में जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलोगे ना, आधा लोग समझेंगे नहीं क्या बोल रहे हो। मार्केट की बोलचाल है कंपनी, सिर्फ कंपनी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कंपनी बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक टेक्निकल नाम है, बट मार्केट में कोई नहीं बोलता, ठीक है। आप सुबह सुबह बिजनेस न्यूज चैनल लगा लेना, कोई नहीं बोलता जॉइंट स्टॉक कंपनी, एवरीवन यूजेस द टर्म कंपनी। तो आगे जाके हम लोग भी कंपनी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। उतना बुकिश लैंग्वेज, उतना बुकिश माइंडसेट के साथ आगे मत बढ़ना, थोड़ा प्रैक्टिकल, ठीक है। आपको आपका सिलेबस एकदम प्रैक्टिकल बन रहा है। देखो क्या होता है कंपनी। तो कंपनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था, जैसे पार्टनरशिप था, वैसे ही कंपनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। बट कंपनी में खास बात यह है कि कंपनी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, इस बिजनेस को रजिस्टर कराना जरूरी होता है। और जैसे ही आप रजिस्टर कराते हो तो ये कंपनी बन जाती है एक आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड लीगल पर्सन। कंपनी भी एक पर्सन हो जाएगी, मतलब कंपनी के नाम से गाड़ी खरीद सकते हो। तभी तो जो अमीर लोग हैं वो कंपनी के नाम से प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, कंपनी के नाम से लैंड, कंपनी के नाम से बिल्डिंग, कंपनी के नाम से गाड़ियां खरीदते हैं, अपने नाम से नहीं खरीदते, क्योंकि कंपनी भी एक लीगल पर्सन है और इसे कुछ टैक्स एडवांटेज भी मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही आप रजिस्टर कराते हो ना, तो ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि एक लीगल पर्सन माना जाएगा। मतलब कंपनी के नाम से घर खरीद सकते हैं, कंपनी के जैसे जो जो चीज हम अपने नाम से खरीद सकते थे, अब वो चीज हम कंपनी के नाम से कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी को कौन फॉर्म करता है? पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन। सर पर्सन मतलब हम लोग तो नहीं, देखो हम लोग तो है ही, बट पर्सन में कौन कौन आ जाते हैं ये आपको लिख के रखना है। देखो कॉन्सेप्ट बना के चलना, आगे लाइफ में बहुत काम आएगा। देखो पर्सन में मैं और आप जैसे लोग भी आ सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल लोग, हम लोगों को क्या बोला जाता है? इंडिविजुअल्स। वी आर इंडिविजुअल्स, हम लोग पर्सन में आ सकते हैं। सर और कौन आ सकता है? पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म ये भी पर्सन है। तो क्या कंपनी में एक मेंबर पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है? हाँ फर्म भी मेंबर हो सकता है। और कौन हो सकता है? और अदर कंपनीज, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है, हाँ मेंबर हो सकती है। तो कंपनी को कौन क्रिएट करता है? देखो यहां पे पर्सन वर्ड लिखा है, इंडिविजुअल नहीं लिखा। चाहता तो मेन एंड वुमेन भी लिख सकता था, बट मेन एंड वुमेन सिर्फ नहीं होते, एक कंपनी का मेंबर मेन एंड वुमेन भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, दूसरी कंपनी भी हमारी मेंबर हो सकती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये लोग बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। आप चाहो तो यहां पे कुछ पॉइंट्स फीचर्स वाले भी ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड फीचर्स, जैसे कि फीचर में लिखा है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, फीचर में लिखा है कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन, फीचर में लिखा है कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये सब चीजें भी आप डेफिनेशन में ऐड कर सकते हो। तो आप बताओगे कंपनी इज अ लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन। कौन से लोग हो सकते हैं? ये लोग हो सकते हैं। तो कंपनी क्रिएट ये लोग कर सकते हैं टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस। और आप साथ में ऐड कर सकते हो कि कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी। ये सब आप ऐड कर सकते हो। आइए अब हम लोग थोड़ा डेफिनेशंस फीचर्स को डिटेल में करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि क्या इसका मतलब है, ठीक है, क्योंकि इसको समझना आगे लाइफ में बहुत काम आएगा। देखो सबसे पहली बात है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैंने थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप चैप्टर में भी बताया था, अभी फिर से बता देता हूं कि जो मेंबर्स होंगे, सपोज मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये चारों मिलकर के, ठीक है, चारों मिलकर के एक कंपनी बना रहे हैं। चारों ने मिलकर के कंपनी बनाई, तो बीच में एक सेपरेट लीगल एंटिटी की दीवार खड़ी हो जाएगी। मतलब कंपनी सेपरेट, मेंबर्स सेपरेट।
कंपनी पे अगर कोई केस हो रहा है तो सिर्फ कंपनी पे केस होगा, मेंबर्स आर सेफ। कंपनी ने लोन का पैसा डुबाया तो कंपनी हैज टू रीपे इट। ए बी सी एंड डी की प्रॉपर्टी एकदम सेफ है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी एकदम सेफ है, ठीक है। मतलब कंपनी को अलग पर्सन ट्रीट किया जाएगा, वो तो लिखा ही है डेफिनेशन में, इट इज अ सेपरेट लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक अलग पर्सन मानी जाएगी लॉ के नजर में, और मेंबर्स एक अलग पर्सन माने जाएंगे। कंपनी की गलती मेंबर की गलती नहीं मानी जाएगी। कंपनी का जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट है वो मेंबर्स पे उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट कैन ओन प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट, लोन ले सकता है, ठीक है, कुछ भी, इट कैन एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी सब कुछ अपने नाम से कर सकती है। इट इज अ सेपरेट एंटिटी, मेंबर्स से एकदम अलग, ठीक है। फिर आता है पॉइंट परपेचुअल सक्सेशन का। परपेचुअल सक्सेशन देखो यहां इन्फिनिटी का सिंबल बना है, मतलब कंपनी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। सर अगर कोई बीच में टपक ले, जैसे कि मिस्टर ए अगर मर जाए या रिजाइन करके चला जाए या कोई भी रीजन से चला जाए, तो क्या कंपनी चलती रहेगी? यस, कंपनी चलती रहेगी। सर मिस्टर बी भी अगर चला जाए तो भी कंपनी चलती रहेगी। सर अगर ये चारों पिकनिक पे जा रहे थे और अचानक से इनकी गाड़ी पुल के नीचे से गिर जाती है, चारों के चारों खत्म हो जाते हैं, तो क्या कंपनी चलती रहेगी? यस, कंपनी चलती रहेगी। सर कौन चलाएगा कंपनी को? गवर्नमेंट विल टेक ओवर, ठीक है, गवर्नमेंट विल टेक ओवर, बट कंपनी विल गो ऑन एंड ऑन। कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है। कंपनी को बंद करने का एक ही रास्ता है कि जैसे कंपनी स्टार्ट किया था रजिस्ट्रेशन करके, वैसे ही कंपनी को बंद करने के लिए भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और वाइंडिंग अप के फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कंपनी सिर्फ वाउंड अप मतलब वाइंडिंग अप हो सकती है कंपनी की, सिर्फ सीधा सीधा आपको कंपनी को जैसे रजिस्टर करा के स्टार्ट किया था वैसे ही वाइंडिंग अप फॉर्म फिलअप करके वाइंड अप कर सकते हो। बाकी मेंबर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी, और ये मैं आपको ध्यान से समझना, ये आपको अगर अमीर बनना है, आगे जाके बहुत स्मार्ट एंड रिच बनना है, तो ये सब पॉइंट समझने पड़ेंगे। इसको 10-12 मार्क्स का चैप्टर मत समझना, ये पूरे लाइफ का चैप्टर है। देखो लिमिटेड लायबिलिटी मैं आपको समझा रहा हूं, डेप्थ में समझा रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? जैसे मिस्टर ए मेंबर बनना चाहता है इस कंपनी का, तो जब आप मेंबर बनना चाहते हो ना, तो आपको बताना पड़ता है कि आप कितने पैसे कंट्रीब्यूट करोगे। तो यहां पे मिस्टर ए ने बोला कि मैं वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी में हिस्सा, कंपनी में 100 रुपए का हिस्सा खरीदना चाहता हूं, ठीक है। कितने का? 100 रुपए का हिस्सा, हिस्से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेयर्स। 100 रुपए के शेयर्स खरीदना चाहता हूं, ठीक है। तो मिस्टर ए ने कितने का सब्सक्रिप्शन लिया? कंपनी में 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया, ओके। तो मिस्टर ए को 100 रुपीज ही देने होंगे। मिस्टर ए का जो लिमिट रहेगा, लायबिलिटी का जो लिमिट रहेगा वो 100 रुपीज का ही रहेगा। कंपनी में कुछ भी हो जाए, मिस्टर ए 100 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। सपोज मिस्टर ए ने अभी तक 70 रुपीज दे दिया है, ठीक है, मिस्टर ए ने 70 रुपीज पेड कर दिया है, मिस्टर ए ने 70 रुपीज पे कर दिया है। कितने का शेयर था? 100। कितना पे कर दिया? 70, ठीक है। तो सपोज इट इज नॉट फुल्ली पेड, अभी तक तो फुल्ली पेड नहीं किया है, अभी तक तो 70 रुपीज ही पेड किया है। तो बाद में कभी कंपनी को कोई मुसीबत आ जाए, कंपनी लॉस में चली जाए, कंपनी को कोई घाटा हो जाए, कंपनी का लोन का पैसा रीपे नहीं हो रहा है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, तो कितना भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, बाद में ए से आप कितना ले पाओगे? 30 रुपीज ही ले पाओगे। यू कैन टेक 30 रुपीज मैक्सिमम। 70 रुपए दे दिए, 30 रुपीज और देंगे, क्योंकि 100 रुपीज से ज्यादा नहीं देना है। 100 रुपीज इज व्हाट? लिमिटेड। ए ने शुरू में जितना बोला उतना ही देगा, 70 दे चुका है तो बाद में 30 ही देगा, आप उससे 31 रुपीज भी नहीं ले सकते। ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है बीइंग अ मेंबर ऑफ कंपनी। इसीलिए जो रिच लोग होते हैं वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करते हैं। इनको पता है कि अगर कंपनी ने पैसे डुबा भी दिए, बैंक से लोन लिए और पैसे डुबा भी दिए, इनको उतना ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, तो ये बच के निकल जाएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मैंने आपको पहले समझा दिया था कि कंपनी जब रजिस्टर होती है तो ये एक जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, वैसे ही कंपनी भी एक पर्सन मानी जाएगी। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कंपनी भी खरीद सकती है, तो वो सब इसको मिलेगा। वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील होता है कंपनी का स्टैंप। किसी भी रजिस्टर, अब देखो कंपनी एक पर्सन है
बट पर्सन है तो हाथ पैर तो नहीं आ गए ना, आर्टिफिशियल पर्सन है, हाथ पैर तो साइन तो मार नहीं पाएगी। तो कंपनी के लिए ये देखो, ये कंपनी के लिए स्टैंप ही उसका सिग्नेचर होता है। तो कंपनी के कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लगता है, उसे हम कहते हैं कॉमन सील, ठीक है। और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, देखो हमने यहां पे ऊपर पढ़ा, बहुत कुछ आ गया ना, थोड़ा सा मिटा देते हैं। हमने यहां पे पढ़ा था कि 4 मेंबर्स है इस कंपनी के, ए बी सी एंड डी। अभी ए को मजा नहीं आ रहा, ए को इस कंपनी में कोई ग्रोथ ही नहीं दिख रहा है, तो ए क्या है, निकलना चाह रहा है। तो ए बोलता है कि यार आई एम गोइंग आउट, ए बोलता है आई एम गोइंग आउट, एंड मेरा जो शेयर था, ए ने 100 रुपए का शेयर खरीदा था ना, 100 रुपए की हिस्सेदारी ली थी कंपनी में, 100 रुपए का हिस्सा था उसका कंपनी में। तो ए बोलता है यार मैं जा रहा हूं, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, तुम लोग बहुत बोरिंग बिजनेस कर रहे हो, कोई ग्रोथ ही नहीं है बिजनेस में। ए बोलता है मैं जा रहा हूं। तो ए क्या करेगा, ए जाएगा, किसी को अपना हिस्सा बेच के जाएगा। वो करंट मेंबर्स को भी बेच सकता है, वो बाहर वाले को भी बेच सकता है। तो ए का एक बहुत अच्छा दोस्त था मिस्टर ई, तो ए जा रहा है और ए के बदले में मिस्टर ई आ जाएगा, ई की एंट्री हो गई, ई आ गया। अब वो जो ए का 100 रुपए का शेयर था वो ई का हो जाएगा, बदले में मिस्टर ई मिस्टर ए को 100 रुपए पे कर देगा। तो ए को अपने 100 रुपए मिल गए, ए चला जाएगा, ई आ जाएगा। इसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो क्या ये इतना आसान है? क्या ए किसी को भी, कोई भी एरा गैरा कोई अपना शेयर देके खुद निकल लेगा और किसी और को भेज देगा? क्या ये इतना आसान है? देखो कंपनी 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी जो होता है वो बहुत इजी होता है, आप किसी को भी अपना शेयर बेच के निकल सकते हो, कोई और आपकी जगह आ जाएगा, जैसे ए ने ई को बेचा। प्राइवेट कंपनी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आई वोंट से कि होता ही नहीं है, इसलिए यहां सिंगल टिक, पब्लिक कंपनी में डबल टिक, यहां सिंगल टिक है। यहां भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा यहां मुश्किल आता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो होते हैं ना वो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाली कंपनी होती है। तो जो लोग होते हैं वो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली होते हैं, तो आप किसी को भी बेच करके किसी और को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में नहीं लाना चाहोगे, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में हो सकता है लेकिन थोड़ा सा इशू होता है, ठीक है। तो यहां पे जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रीली, एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी में भी हो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इशू आता है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप किसी को भी नहीं लेकर आ सकते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी में आप किसी को भी बेच के चले जाओ। अच्छा, कंपनी एंड पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस अभी तक आपने पढ़ा? देखो कंपनी एंड पार्टनरशिप में एक तो कंपनी एक्ट 2013 लगता है, उसमें 1932 का लॉ लगता था, ठीक है, एक ये डिफरेंस हुआ। रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, यहाँ पे मैंडेटरी है, और रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी एक लीगल पर्सन मानी जाएगी। यहां पे रजिस्ट्रेशन करानी वॉलेंट्री है, आपको कराना है तो कराओ, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इस पे हम लोग अभी कर लेते, चलो कर लेते। वहां पे 2 था, यहां पे प्राइवेट कंपनी में 2 है, पब्लिक कंपनी में 7 था फॉर अ रीजन, यहां पे 7 है पब्लिक कंपनी में। और एक और कंपनी आती है 1% कंपनी, 1% कंपनी भी एक टाइप की प्राइवेट कंपनी ही है, तो 1% नाम में ही 1 है, तो यहां पे 1 लोग लगेंगे मिनिमम, ठीक है। अच्छा, क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? कंपनी के केस में होती है, अभी मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया था फीचर्स में। पार्टनरशिप में नो, ये मैंने आपको पार्टनरशिप में भी समझाया था। अच्छा, म्यूचुअल एजेंसी, क्या मेंबर्स एक दूसरे के एजेंट माने जाएंगे? पार्टनरशिप में यस, यहां पे नो, ठीक है। यहां पे सब अपना अलग अलग काम करेंगे, कोई एक दूसरे का एजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पेज, ठीक है। आइए दूसरे पेज पे चलते हैं और मेरिट्स थोड़ा समझते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो सबसे पहला यहां पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होने का कारण है कि यहां पे मेंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो स्पेशली पब्लिक कंपनी में मिनिमम आपको 7 लोग लगते हैं, मिनिमम 7 टू मैक्सिमम कितने, कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम एकदम इन्फिनिटी, बहुत मेंबर हो सकते हैं, 1000 2000 लाख मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने लोग जब होते हैं तो पैसों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहां पे वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट होता है, जब इतना पैसा है तो फिर आप बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे काम करते हो, लार्ज स्केल में काम करते हो, और इसकी आपको कुछ इकोनॉमीज मिलती है, मतलब कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे जब आप लार्ज स्केल में रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, एक
मटेरियल खरीदोगे 1 kg कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 2 kg कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 5 kg कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट जब आप 100 kg खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो बड़े लेवल पे काम कौन कर सकता है? जिसके पास वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्स हो, वो लोग ही लार्ज स्केल में काम कर पाएंगे। तो दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड है। फिर एक परपेचुअल सक्सेशन वाला पॉइंट है कि 1-2 मेंबर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो ये भी एक अच्छी एडवांटेज है कि मेंबर्स में कम बट मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। लिमिटेड लायबिलिटी, मैंने पॉइंट आपको पहले ही समझा दिया था लिमिटेड लायबिलिटी वाला, तो वो भी एक फायदा है। एज अ मेंबर मैंने अगर 100 रुपए प्रॉमिस किया है तो 100 ही दूंगा, 70 दे दिया है तो अब 30 ही दूंगा, 80 दे दिया है तो अब 20 ही दूंगा। तो मैं एज अ मेंबर काफी रिलैक्स्ड हूं, जो पार्टनरशिप में नहीं था। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी था, जब तक बिजनेस का लोन रीपे ना हो जाए तब तक मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी जा सकती थी। ठीक है। एंड इजी ट्रांसफरेबिलिटी, जो मैंने आपको बताया, ए को जाना है, अपना हिस्सा बेचे ई को, चला जाए। ठीक है। पब्लिक कंपनी में तो बहुत इजी है, प्राइवेट कंपनी में भी हो जाता है, थोड़ा सा इशू होता है बट हो जाता है। ठीक है। तो ये एडवांटेजेस थे, मोर और लेस सारे रिपीट थे वहां के पॉइंट्स। डीमेरिट्स, कुछ प्रॉब्लम भी है यहां पे, बहुत प्रॉब्लम है फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। अगर हमें लाइफ में आगे जाके बड़ा बनना है तो कंपनी बनाना पड़ेगा, तो कंपनी बनाना कैसे है वो हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तो उसमें हम लोग देखेंगे, बहुत प्रोसेस है, बहुत डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है। काफी लीगल फॉर्मेलिटीज है, काफी डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स खुद से नहीं बनता है, कुछ लीगल एक्सपर्ट से बनवाना पड़ता है, काफी खर्चे आ जाते हैं उसमें। ठीक है। ये प्रॉब्लम है। लीगल रेगुलेशन है, देखो कंपनी बन जाने के बाद भी काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। ये सब रिस्ट्रिक्शन वहां नहीं था, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था, पार्टनरशिप में उतना नहीं था। यहां पे क्या है, क्रिएट करने के टाइम में भी लॉ, क्रिएशन के बाद भी काफी सारे लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल रहता है, क्योंकि देखो इतने सारे लोग इन्वॉल्व है ना। देखो मिनिमम तो 7 लोग इन्वॉल्व है, मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं। आप देखोगे जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, रिलायंस फॉर एग्जांपल, लैक्स एंड लैक्स ऑफ मेंबर्स होते हैं वहां पे, 1000-2000 नहीं, लैक्स ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो जब इतने लोगों का पैसा कहीं पे लगा हुआ है तो गवर्नमेंट को वहां पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज अमीर लोग फिर क्या करेंगे ना, गरीब लोगों का पैसा खा जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए अच्छा, कोई सीक्रेसी यहां पे नहीं होता, लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि आपको समय समय पे अपने डेटा, अपने अकाउंटिंग डिटेल्स गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है। समय समय पे आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अपने लास्ट मंथ आपका कैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था, लास्ट 3 मंथ्स में कैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था, लास्ट 6 मंथ्स का, लास्ट 1 ईयर का, ये सब अपलोड करना पड़ता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जो कोई भी देख सकता है। तो आपकी रिपोर्ट कार्ड पब्लिकली विजिबल रहती है, तो इसमें ना कोई सीक्रेसी नहीं रहता। आपकी कंपनी ग्रोथ कर रही है या आपकी कंपनी डाउन जा रही है या आपकी कंपनी एकदम फ्लैट है, सब लोग देख रहे हैं। आपने कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट किया, कॉम्पिटिटर भी देख लेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपकी ना कोई सीक्रेसी बोल की चीज ही नहीं है यहाँ पे। सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा सीक्रेसी रहता था। अच्छा, डीले इन डिसीजन मेकिंग भी होता है यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मीटिंग्स रखने पड़ते हैं, और मीटिंग्स रखने से पहले आपको नोटिस डालना पड़ेगा मीटिंग का। नोटिस डालने के बाद लोगों को टाइम देना पड़ेगा आपके शहर, क्योंकि हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो सब अलग अलग सिटी में रह रहे हैं, कुछ अलग अलग कंट्री में रह रहे हैं, तो मीटिंग के लिए एवरीबडी नीड्स टू कम टू दैट सिटी। ठीक है। कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से करेंगे, बट मैक्सिमम लोग प्रेजेंट रहते हैं वहां पे। तो अब जब तक लोग आएंगे, मीटिंग में बैठेंगे, होटल्स बुकिंग होती है इसके लिए, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल बुकिंग होते हैं इसके लिए, काफी टाइम लग जाता है। एक डिसीजन लेने के लिए इतने सारे लोगों को बुलाओ, पहले नोटिस डालो, फिर वो आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर मीटिंग में कुछ डिसाइड हुआ या नहीं हुआ, या मीटिंग पोस्टपोन हो गई, या पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अब अगली बार बैठेंगे, तो बहुत टाइम टेकिंग है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कितना अच्छा था, जो मन में आए वो करो। ठीक है। तो ये हुआ। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ कंपनीज यहाँ पे दी हुई है, देखो हमें हमें मेनली ये वाला पढ़ना है। ठीक है। बट बाकी भी आप एक बार देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, नाम से देख लेना। ठीक है। हमें डिटेल में नहीं जाना, बट ये वाला पढ़ना है हमें। ठीक है। तो प्राइवेट, पब्लिक एंड 1% कंपनी। आइए मैं आपको यहां पे वही कराता हूं। अब देखो बुक में देखोगे ना, तो इनका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी दिया हुआ है, बट अगर आप सिलेबस को देखोगे, ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस में अगर आप बी नंबर पॉइंट देखो, तो बस बोला है कि आपको मीनिंग समझना है एंड कंपैरेटिव समझना है। कंपैरेटिव्स का मतलब होता है डिफरेंसेस, मतलब दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है।
मेरिट्स एंड डीमेरिट्स नहीं लिखा है। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अगर आपको करना भी है तो आप अपने बुक से कर लो। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से ऐप में पूछ सकते हो, ठीक है। ऐप में आप मेरे से पूछ लेना। ऐप में मैसेजिंग का फीचर है, तो जो ऐप से आप नोट्स डाउनलोड करते हैं आप वहीं से मैसेज करके, बहुत बच्चे ऑलरेडी पूछ रहे हैं, और अगर आपको भी डाउट हो मेरिट्स डीमेरिट्स में तो आप मेरे से वहां से पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा अगर आपको वो करना है तो, ठीक है। सिलेबस में तो नहीं लिखा है तो मैं उसको यहां पे टेकअप नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बट आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ भी सकते हैं ऐप में मैसेजिंग फीचर्स का यूज करके, ठीक है। जिस ऐप से आप ये नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं उसी ऐप से आप पूछ सकते हो, ठीक है। आओ प्राइवेट कंपनी समझते हैं पहले। तो देखो, प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए डालना पड़ता है। छोटी कंपनी होती है, ये स्मॉल होती है, 1 लाख रुपए इसमें डालना पड़ता है। वहीं दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में 5 लाख रुपए कम से कम डालने पड़ेंगे। तो प्राइवेट कंपनी ये फ्रेंड्स एंड फैमिली वाली कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसमें मिनिमम 2 लोग लगेंगे और मैक्सिमम 200 लोग बस, उससे ज्यादा आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली वाली कंपनी नहीं होगी, ठीक है। तो मेंबर्स कैन बी 2 to 200, बट पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7 एंड देर आर नो मैक्सिमम मेंबर। ये ऑफ गलत लिखा गया, देर आर नो मैक्सिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। या फिर आप ऐसे लिख लो, यहां पे कट कर दो इसको, मैक्सिमम नो लिमिट। कितने भी लोग हो सकते हैं, लैक्स एंड लैक्स ऑफ लोग होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। तो ऊपर वाली जो कंपनी है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाली कंपनी होती है, नीचे वाली कंपनी जो होती है वो पब्लिक कंपनी होती है, एनीबडी कैन बी अ मेंबर। हमने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पढ़ा था ना, ए जाता है ई को लेकर आ जाता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यहां पे देखो रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में, क्योंकि आप जब जा रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो आ रहा है वो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली ही होना चाहिए, किसी रैंडम आउटसाइडर को नहीं भेज सकते, ठीक है। जबकि यहां पे ट्रांसफर का कोई दिक्कत नहीं आएगा, नीचे में ट्रांसफर का कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप किसी को भी ला सकते हो, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ भी है पॉइंट नंबर 3, प्राइवेट कंपनी में इनविटेशन टू पब्लिक में प्रोहिबिशन है, आप पब्लिक को नहीं इनवाइट कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ऊपर वाली कंपनी नहीं हो तो डेफिनेटली आप नीचे वाली कंपनी हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कुछ फैसिलिटीज जो मिली हुई है प्राइवेट कंपनीज को, समझ में आ रहा है। ये लास्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो का। कुछ फैसिलिटीज जो प्राइवेट कंपनी को मिली हुई है, क्या फैसिलिटी। सबसे पहली बात, सिर्फ 2 लोगों से स्टार्ट कर सकते हो। देखो, पब्लिक कंपनी के लिए 7 लोग लगेंगे, बट 7 लोग नहीं है तो प्राइवेट कंपनी बना लो। प्राइवेट कंपनी सिर्फ 2 से स्टार्ट हो सकती है, तो यू डोंट नीड मेनी पीपल ओवर हियर, ठीक है। हाँ, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे एक डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, एक डॉक्यूमेंट आएगा नेक्स्ट वीडियो में, प्रोस्पेक्टस। एक लीगल डॉक्यूमेंट है, बनाने में भी खर्चा आता है और काफी लीगैलिटीज भी है उसमें। ये सब प्राइवेट कंपनी में नहीं लगता, तो प्राइवेट कंपनी वाले अपने आराम से बिजनेस कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस ये सब बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स, 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स यहां पे देने की कोई जरूरत नहीं है, तो काफी सारे रूल्स इनके लिए लूज कर दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाए आप स्टार्ट कर दो। तो सर रजिस्टर के बाद तो वो भी स्टार्ट कर सकते नहीं, ये लोग रजिस्टर के बाद नहीं स्टार्ट कर सकते। इनको क्या लगता है, रजिस्टर भी करो, नंबर 1 रजिस्टर भी करो, और एक कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट, स्टार्ट करने के लिए अलग से सर्टिफिकेट लगेगा। तो इनको ना प्राइवेट पब्लिक कंपनी को 2 चीजें लगती है। पब्लिक कंपनी को एक सर्टिफिकेट लगेगा स्टार्ट करने के लिए भी, प्राइवेट कंपनी ओनली रजिस्टर, ओनली रजिस्टर। तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ रजिस्टर कराएगी, इनकॉर्पोरेट कराएगी और स्टार्ट कर सकती है, ये लिखा है लास्ट पॉइंट में। बट पब्लिक कंपनी रजिस्टर भी कराएगी लेकिन अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट के लिए एक सर्टिफिकेट लगेगा, अभी पहले वो सर्टिफिकेट लो, इसमें 15 दिन और लग सकते हैं।
उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। तो ये कुछ फैसिलिटीज है जो प्राइवेट कंपनी को मिला है। प्रोस्पेक्टस की कोई जरूरत नहीं, प्रेफरेंस शेयर की कोई जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट स्टार्टिंग वाला कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं उसे, कोई जरूरत नहीं, 2 मेंबर से शुरू कर सकते हो, 7 लोगों की कोई जरूरत नहीं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज उनको मिली हुई है, ये सब पब्लिक कंपनी में नहीं है। अच्छा, 1% कंपनी क्या होता है? 1% कंपनी ये भी एक्चुअली में प्राइवेट कंपनी ही है, ये भी प्राइवेट कंपनी के कैटेगरी में ही आता है, प्राइवेट कंपनी। पर प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर लगते थे, ये एक अलग है जिसमें ओनली 1 मेंबर से भी स्टार्ट हो सकता है, ओनली 1 पर्सन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में 2013 में हमारे कंट्री में ये कॉन्सेप्ट आया, और ये कॉन्सेप्ट जो है सिंगापुर से लिया गया है। देखो ये सब चीज आपको बुक में नहीं मिलेगा ना, तो आपका स्कूल टीचर बताएगा, ठीक है। ये सब जो है कॉन्सेप्ट सिंगापुर से लिया गया है। सिंगापुर का बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बिजनेस करने के लिए सिंगापुर इज अ वेरी नाइस प्लेस, टैक्स वगैरह भी बहुत कम है, और वहां बहुत सारी लीगल फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2013 में जब नया लॉ लाया, कंपनी का एक पुराना लॉ भी चलता था, ठीक है। कंपनी का आई थिंक पुराना लॉ था 1961, हम लोग जब क्लास 12 में थे ना, तो हम लोगों ने 1961 का लॉ पढ़ा था। तो गवर्नमेंट ने बोला यार 1961 बहुत पुरानी लॉ है, पुरानी बातें लिखी है, इसको हटाओ। तो गवर्नमेंट ने उसको हटाया और 2013 में एक नया लॉ लाया। तो जब 2013 में नया लॉ लाया ना, तो दुनिया भर में स्टडी किया गवर्नमेंट ने कि दुनिया भर में कहां कहां क्या क्या चल रहा है। तो सिंगापुर का एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल समझ में आया, वो था 1% कंपनी। तो गवर्नमेंट ने बोला यार हम भी अपने देश में 1% कंपनी अलाउ करेंगे, तो तब से अपने देश में 1% कंपनी, ये सिंगापुर का कॉपीड मॉडल है जो इंडिया में लाया गया, ठीक है। तो 1% कंपनी, देखो प्राइवेट कंपनी में क्या है, 2 लोग लगेंगे, ठीक है, बट मुझे ना सोल प्रोप्राइटरशिप करना है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो अकेला ही होता है, ठीक है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या प्रॉब्लम थी? आप बोलोगे सर इससे बढ़िया तो सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो। देखो सोल ट्रेडिंग में एक दिक्कत थी जो कंपनी में नहीं है। सोल ट्रेडिंग में क्या आप बता सकते हो मुझे क्या दिक्कत थी? कैसे बताओगे? छोड़ो, बात तो कर नहीं रहे हो। अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बट ये सिंस कंपनी है तो कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसीलिए तो अमीर लोग कंपनी बना के काम करते हो, गरीब लोग अपने से स्टार्ट हो जाते हैं। यही तो डिफरेंस है, इसीलिए आप पढ़ाई करो, देखो आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप में एक डिफरेंस होना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। तो ये डिफरेंस, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नॉर्मल लोग है ना वो ये सब हरकतें करते हैं सोल ट्रेडिंग, बट जो स्मार्ट लोग हैं वो बोलेंगे यार सोल तो कर सकते हैं लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं करेंगे, अकेले करेंगे बट 1% कंपनी बना के, क्योंकि यहां लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। और फिर आगे जाके कंपनी एक सेपरेट पर्सन है तो प्रॉपर्टीज वगैरह सब कंपनी के नाम से खरीदेंगे, इसमें बहुत सारे टैक्स के फायदे मिलते हैं। यही तो आप में और नॉर्मल लोगों में डिफरेंस बनेगा, यही नॉलेज तो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं 10-12 मार्क्स के लिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूं ये चैप्टर। आई एम नॉट टीचिंग यू दिस चैप्टर फॉर 10-12 मार्क्स, आई एम टीचिंग यू दिस चैप्टर फॉर नेक्स्ट 10-12 ईयर्स। जब आप अपनी कंपनी खड़ी करेंगे ना, तो ये सब डिफरेंस आपको समझ में आएगा, ठीक है। 1% कंपनी को भी कुछ प्रिविलेजेस है, कुछ बेनिफिट्स है। इनको एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करना पड़ता। किसके साथ मीटिंग करोगे यार, अकेले हो, किसके साथ मीटिंग करोगे? तो आपको साल में एक बार मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप क्लास 12 में अकाउंट्स में पढ़ोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, साथ में एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी आपको जरूरत नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर्स आपको जरूरत नहीं है। इसमें भी काफी खर्चा लग जाता है, कंपनी सेक्रेटरी से जब आप साइन कराने जाते हो तो काफी खर्चा लग जाता है, तो ये सब खर्चा आपके बच जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाहर से कुछ लोग आते हैं आपके कंपनी को मैनेज करने के लिए, तो वो आपको रखना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, उनको बुलाना पड़ता है, आपके मीटिंग में बैठाना पड़ता है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप करो सोल ट्रेडिंग करो, बट कंपनी के नाम से, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पब्लिक कंपनी में, मैं थोड़ा मिटा देता हूं फिर आपको समझाता हूं। वो है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, सपोज देयर इज वन कंपनी, कंपनी ए, एंड देयर इज अनदर कंपनी
कंपनी बी, मैंने आपको शुरू में बताया था एनीबडी कैन बी अ मेंबर, इंडिविजुअल्स भी मेंबर हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स भी मेंबर हो सकते हैं, कंपनी भी दूसरी कंपनी में मेंबर हो सकती है। तो कंपनी ए ने कंपनी बी में 70% हिस्सा खरीद लिया है, ठीक है। कंपनी ए ओन्स 70% ऑफ कंपनी बी। तो क्या होता है ना, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की 50% से ज्यादा हिस्से खरीद ले तो ऊपर वाली कंपनी को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, और नीचे वाली कंपनी को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी। यहां पे लिखा होगा ये सब्सिडियरी। तो जब 50% से ज्यादा, यहां 50% से ज्यादा है, यस 70% मतलब 50% से ज्यादा है, तो जब एक कंपनी दूसरे में 50% से ज्यादा हिस्सा खरीद लेती है तो खरीदने वाले को हम लोग होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, या फिर पेरेंट कंपनी भी बोल सकते हैं कि वो इसकी पेरेंट कंपनी है, और नीचे वाली कंपनी को हम लोग सब्सिडियरी बोलेंगे। तो देखो पॉइंट नंबर 3 में क्या बोलना चाह रहा है, ये जो पॉइंट है इसमें क्या बोलना चाह रहा है, मैं आपको पॉइंट समझा देता हूं, फिर इंग्लिश तो आपको पढ़ना आता है, इंग्लिश आप पढ़ लेना। मैं यार रीडिंग करने नहीं आया, मैं आपका हिस्ट्री टीचर थोड़ी हूं कि रीड कर करके आपको एक एक चीज समझाऊंगा। मैं आपको समझाने आया हूं। यहाँ पे देखो यहाँ पे बोल रहा है, ये वाला पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया, ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट बोल रहा है कि अगर ऊपर वाली कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है, अगर होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है तो सब्सिडियरी भी पब्लिक मान ली जाएगी, ठीक है। मतलब बी को भी पब्लिक मान लेंगे, मतलब डीम कर लेंगे, डीम्ड, डीम्ड टू बी पब्लिक, यहां लिखा होगा ना, ये शैल बी डीम्ड, डीम्ड का मतलब है अज्यूम, मान लेना, अज्यूम। अगर होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो नीचे वाली कंपनी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि नीचे वाली कंपनी ये प्राइवेट भी हो सकती थी, बट हम इसको प्राइवेट मानेंगे नहीं, हम इसको डीम कर लेंगे कि ये पब्लिक है। बात समझ में आई? यही चीज पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, ये हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये सब आपके बुक में लिखा, आपके बुक से ही मैं नोट्स बनाता हूं, तो जो मेरे नोट्स में है ऐसा नहीं है कि आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में भी है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको अरेंज किया है, बाकी है यही सब आपके बुक में, वही सब मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आइए, हमें बोला था कंपैरेटिव्स पढ़ने, तो ये मैं आपको कंपैरेटिव पढ़ा देता हूं प्राइवेट एंड पब्लिक का। प्राइवेट 2 लोग, अगर 1% कंपनी है तो 1 लोग, 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है मिनिमम। पब्लिक में 7 लोग लगेंगे, थाला फॉर अ रीजन, 7 लोग लगेंगे। मैक्सिमम 200 फ्रेंड्स एंड फैमिली में, इससे ज्यादा और अलाउड नहीं है। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, लैक्स एंड लैक्स ऑफ लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, नाम के एंड में क्या लगाना है, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका सपोज पहले, अभी तो नहीं बट पहले जियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी पहले, अभी नहीं, ठीक है। तो पहले वो जियो प्राइवेट लिमिटेड लिखते थे, ठीक है। पब्लिक कंपनी अपने नाम के एंड में लिमिटेड लिखेगी, जैसे रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लास्ट में लिमिटेड लिखते हैं। ये लोग प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, ये लोग लिमिटेड लिखते हैं लास्ट में, ठीक है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन, क्या पब्लिक शेयर्स खरीद सकती है, नॉट अलाउड, ये तो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाली है, यहां पे अलाउड। अच्छा, बेच के निकलना है, मजा नहीं आ रहा बिजनेस में, क्या बेच के निकल सकते हैं, यहां पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी, यहां थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी, यहां पे फ्रीली अलाउड है, किसी को भी बेच के चले जाओ। स्टैट्यूटरी मीटिंग्स क्या है, जब आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट 2013, तो आपको ना 4 बोर्ड मीटिंग साल का लेना पड़ता है, प्लस एक एनुअल जनरल मीटिंग भी लेनी पड़ती है। तो इनके लिए ना ऑप्शनल है, इनके लिए कंपलसरी है। फ्रेंड्स एंड फैमिली आपस का निपट लो, बट पब्लिक कंपनी में तो करना ही पड़ेगा, ये मिनिमम है, मिनिमम इतनी मीटिंग्स करनी पड़ेगी, 4 बोर्ड मीटिंग्स एंड एक एनुअल जनरल मीटिंग, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी करना पड़ सकता है। अच्छा, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी चलाते हैं, जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है वैसे कंपनी का डायरेक्टर होता है,
ड्राइवर, जैसे कार का ड्राइवर होता है ना, वैसे कंपनी का डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स वो होते हैं जो इस गाड़ी को चलाएंगे, इस कंपनी को चलाएंगे। तो डायरेक्टर्स दो कम से कम होने चाहिए पब्लिक प्राइवेट में, और डायरेक्टर्स मिनिमम 3 होने चाहिए अगर पब्लिक कंपनी है तो। 2 से लेके 15 मैक्सिमम 15, 3 से लेके 15 मैक्सिमम 15, 15 तक अलाउड है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या जो मेंबर होंगे वही डायरेक्टर बनेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टर्स बाहर से हायर कर सकते हैं, जॉब पे रख सकते हैं। आपको बिजनेस नहीं चलाना, आप बाहर से डायरेक्टर हायर करके बैठा दो। तो जरूरी नहीं है कि जो लोग मेंबर है उन्हीं में से कोई डायरेक्टर बनेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो अभी हमने कंपनी का बेसिक समझा। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट द कंपनी। ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, हाउ टू क्रिएट द कंपनी। ठीक है। तो अभी हमने बस कंपनी के बारे में समझा, मैंने थोड़ा आपको आउटसाइड नॉलेज भी दिया, और अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है। और उसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कराऊंगा। तो 3 पार्ट्स तो मिनिमम बनेंगे, थोड़ा लेंदी हुआ तो मैं 4 पार्ट भी बना सकता हूं। ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है? और जो मैं थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको 1% कंपनी बताया कि सिंगापुर से आया। ठीक है। कंपनी बना के काम करना है, ये आपको आगे जाके फाइनेंशियल बेनिफिट्स देगा। ये सब जो मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, तो ये आपको कैसा लग रहा है? आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? बाकी लोगों से, रैंडम लोगों से आपकी नॉलेज ज्यादा बढ़ रही है कि नहीं? तो ये सब आप थोड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा आप समझ रहे हो। एंड इससे मुझे भी समझ में आएगा कि आपको, मतलब मेरा कम्युनिकेशन आपको कैसा जा रहा है। ठीक है। आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। ठीक है। नोट्स आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।